अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं नैयर अली। आज मौशी और सियासी फ्रंट से दो अहम खबरें आई हैं। मौशी फ्रंट से PIA के 75% शेयर्स की निजकारी के लिए आज होने वाली बिडिंग का प्रोसेस 3 मरहलों के बाद मुकम्मल हो गया है और आरिफ हबीब कंसोर्शियम 135 अरब की बोली के साथ PIA खरीदने में कामयाब हो गया है। अब PIA का जहाज आरिफ हबीब कंसोर्शियम उड़ाएगा। इस प्रोसेस में रनर अप लकी कंसोर्शियम रहा, जिसने 134 अरब की बोली लगाई और बिडिंग का मरहला मुकम्मल होने के बाद अब PIA के तमाम असासे आरिफ हबीब ग्रुप को अगले 90 रोज़ के दौरान मुंतकिल किए जाएंगे। जबकि अब नए मालिकान के लिए PIA को इसकी मौजूदा कमज़ोर तरीन मौशी पोजीशन से निकालना और इसके इस वक्त ग्राउंड किए गए 30 से ज़ायद जहाज़ों को दोबारा परवाज़ के काबिल बनाना एक बड़ा चैलेंज होगा। इसके साथ साथ सियासी फ्रंट से आज एक अहम तरीन सिग्नल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से आया है, जिन्होंने PTI को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत दे दी है, मगर ये ऑफ़र मशरूत है। वज़ीर-ए-आज़म के बकौल उन्होंने असम्बली फ्लोर पर भी PTI को मुज़ाकरात की दावत दी थी और अब एक बार फिर वो ऑफ़र दे रहे हैं, मगर जायज़ मुतालबात पर ही ये मुज़ाकरात हो सकते हैं। अब वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद ये भी कहा है कि मुज़ाकरात की आड़ में ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। PIA की निजकारी के अमल में होने वाली पेशरफ्त कितनी अहम है और अब क्या सियासी मंजरनामे पर आने वाले दिनों में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान किसी इंगेजमेंट की तवक्को रखी जाए, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नून लीग के सीनियर रहनुमा और वफाकी वज़ीर बराए सरमायाकारी कैसर अहमद शेख साहब, जिनसे गुफ्तगू करने से कबल हम आज PIA की निजकारी के अमल में होने वाली अहम तरीन पेशरफ्त के हवाले से 365 न्यूज़ के नुमाइंदे मुर्तज़ा राय से अपडेट्स लेंगे। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं शेख साहब, आप ठीक हैं? शेख साहब, हमारे साथ इस वक्त मुर्तज़ा राय साहब भी मौजूद हैं और हम मुर्तज़ा राय साहब से आपकी इजाज़त से शुरू करेंगे ताकि आज की कुछ हम अपडेट ले लें। तो मुर्तज़ा, सबसे पहले ये बताइएगा कि ये जो एक बड़ा देर से इंतज़ार कर रहे थे एक प्रोसेस शुरू हो किसी तरह से और PIA की निजकारी एक फेल जो है वो कोशिश जो है वो पहले हो चुकी थी, अटैम्प्ट हो चुकी थी, तो अब ये अमल जो है वो आज हो गया। कुछ इसके बारे में मुख्तसरन बताइएगा कि किस तरह से ये प्रोसेस आगे बढ़ा है। बहुत शुक्रिया नैयर अली साहिबा। सबसे पहले तो 135 अरब रुपए की बोली लगना इसकी तवक्को नहीं की जा रही थी। वहाँ पर बैठे बड़े बड़े और भी बिज़नेस ग्रुप्स मौजूद थे जो कह रहे थे कि ये 115 अरब रुपए पे मामला रुक जाएगा, लेकिन जब दूसरा मरहला आया और फिर लकी सीमेंट ने भी बड़ा हैरानकुन तौर पे उसमें इजाफा कर दिया और फिर ये 135 अरब रुपए तक पहुंच गई। अब देखना ये है कि आरिफ हबीब ग्रुप इसको किस तरह चलाएगा। हमारे साथ उन्होंने बात की आरिफ हबीब साहब ने, तो उन्होंने कहा कि हम इसका जो तैयारे हैं वो भी बढ़ाएंगे, लेकिन एम्प्लॉयज़ का क्या होगा इस हवाले से अभी भी कश्मकश बरकरार है। वैसे तो उन्होंने आज हमें ये बताया कि जो PIA के मुलाजमीन हैं उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कमेटीज़ के अंदर भी जितनी ज़्यादा डिस्कशन होती रही वहाँ पर भी यही कंसर्न थे कि आखिर PIA के मुलाजमीन के साथ क्या होगा, क्योंकि मुलाजमीन के हवाले से कोई भी बड़ा एग्रीमेंट नहीं है कि उन्होंने कोई वादा किया हो कि हम इनको 3 साल या 5 साल के लिए रिटेन करेंगे, और सबसे बड़ा यही कंसर्न है कि उनका क्या होगा। बाकी देखना ये है कि किस तरह इसको। लेकिन ये जो हम मुझसे आप जो मुझे बता रहे हैं, 2 बड़े कंसोर्शियम्स थे जो मद्दे मुकाबिल थे। तीसरा कंसोर्शियम जो कि एयर ब्लू था वो तो महज 26.5 अरब रुपए की इब्तदाई बोली लगाने के बाद ही बिडिंग से जो है वो अगले मरहले से आउट हो गया। तो क्या किसी कंसोर्शियम का वो हिस्सा नहीं बना, संजीदा नहीं था? क्योंकि पिछली बार भी एयर ब्लू के जो हालात थे वो हमारे सामने थे। इस हवाले से एक ऑप्शन ये मौजूद है कि ये जितने भी ग्रुप्स हैं या जितनी भी कंपनीज हैं, ये बाद में आज जो आरिफ हबीब जिन्होंने विन किया ये इसका बाद में हिस्सा बन सकते हैं। जिस तरह हम फौजी फर्टिलाइजर के हवाले से भी सुन रहे हैं कि वो भी बाद में किसी को ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरह और भी बहुत सारे, यहाँ तक कि जो मोहम्मद अली साहब हैं उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कोई आपको लगता है कि इंटरनेशनल कंपनी है वो बड़ी सरमायाकारी कर सकती है और वो बेहतर तरीके से आपके साथ चल सकती है, तो जो इंटरनेशनल सरमायाकार हैं वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। पाकिस्तान की और भी बड़ी कंपनीज इसमें शामिल हो सकती हैं। इसके साथ साथ एक और ऑप्शन ये खुला रखा गया है कि अभी जो 75% जो शेयर्स हैं वो फरोख्त किए गए हैं, जो बकिया 25% शेयर्स हैं वो भी आरिफ हबीब आगे चल के 90 दिनों के अंदर अगर उसका इरादा बने
तो वो 25% शेयर्स भी हासिल कर सकते हैं। तो मुकम्मल ये तौर इस पे वक्त किसके पास है 25% शेयर? ये स्टेट के पास है क्या? ये हुकूमत के पास 25% शेयर्स अभी भी हुकूमत के पास हैं, और जो 75% हैं वो अब आरिफ हबीब को मुंतकिल हो जाएंगे। और इसका अभी एक अगला अमल शुरू होगा, जिसमें 2/3 जो पेमेंट है वो आपको अभी करनी होगी, और 1/3 पेमेंट है वो बाद में उसको एक टाइम दिया जाएगा, उस टाइम के अंदर अंदर वो भी पेमेंट कर अच्छा देंगे। मुर्तज़ा, क्विकली मुझे आखिर में ये भी बताइएगा कि ये जो 90 रोज़ के अंदर कहा जा रहा है कि तमाम प्रोसेस जो है इसको कंप्लीट किया जाएगा, वो प्रोसेस क्या है? क्योंकि एसेट्स हैं, उनकी एवेल्युएशन हुई है, कुछ जो है वो अथॉरिटीज़ हैं वो इधर उधर होनी है, क्या होना क्या? जितने भी ऑपरेशंस होंगे PIA के वो सारे के सारे आरिफ हबीब को मुंतकिल हो जाएंगे। उसमें आपके जितने भी तैयारे हैं वो भी मुंतकिल हो जाएंगे। इसके अलावा जितना भी ये बिज़नेस का हिस्सा है वो सारा का सारा उसको मुंतकिल हो जाएगा। आगे जब इसमें तैयारे बढ़ाए जाएंगे तो उसके बाद भी जो आप कह सकते हैं कि जो मुलाजमीन हैं उसकी तादाद भी बढ़ाई जाएगी, और अभी के जो मुलाजमीन हैं वो सारे के सारे वो आरिफ हबीब के अंडर चले जाएंगे। यानी जो रिटायर्ड होंगे इसके बाद मुलाजमीन, उनकी जो पेंशन्स होंगी वो आरिफ हबीब ग्रुप देगा, वो हुकूमत नहीं देगी। जो इससे पहले रिटायर्ड हो चुके हैं मुलाजमीन, उनकी पेंशन हुकूमत के ज़िम्मे होगी। तो सारे के सारे जो इंतज़ामात हैं, ऑपरेशंस हैं, वो आरिफ हबीब को मुंतकिल हो जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मुर्तज़ा, आपने हमें डिटेल बताई। आप सारा दिन जो है वो कवर कर रहे थे। मुर्तज़ा राय ने हमें डिटेल बताई है अभी तक की तमाम सूरत हाल जो कि इस बिडिंग के 2 मराहिल के दरमियान में हुई है। अब हम शेख साहब की तरफ बढ़ेंगे। शेख साहब, आज काबीना के इजलास में भी बड़ी बहस हुई है इसके ऊपर। ये बताइएगा कि क्या जो तमाम एसेट्स हैं उनकी एवेल्युएशन जो है वो पहले कर ली गई थी, और वो एवेल्युएशन क्या थी, कितनी थी, और क्या तवक्को थी कि बिडिंग कहाँ तक जाएगी? क्योंकि ये तो आरिफ हबीब साहब जो आपके पुराने दोस्त भी हैं वो ले गए हैं बिडिंग में कामयाबी। ये पाकिस्तान के लिए और ख़ास तौर पे आरिफ हबीब जो मेरे दोस्त हैं उनके लिए एक बहुत मुबारकबाद का मौका है, और हम बड़े खुश हैं कि कामयाबी से हुकूमत एक बिल्कुल क्लीन और शफाफ तरीके से ये प्राइवेटाइजेशन हुई है। क्योंकि बड़े अरसे से पाकिस्तान में इतनी बड़ी प्राइवेटाइजेशन नहीं हुई थी, और ये इस तरह आर्डरली और शफाफ तरीके से और एक बड़े अच्छे बिज़नेस ग्रुप ने ये लिया है, तो ये एक खुशी की बात है। हमने आज जो काबीना का इजलास हुआ उसमें थ्रेडबेयर इसको डिस्कस किया। हर लिहाज से इसकी वैल्यूएशन की कोशिश की गई कि किस तरीके से वैल्यूएशन इसकी कितनी होनी चाहिए, और हमने एक बड़े अच्छे प्राइस पे 100 बिलियन इसका फ्लोर प्राइस रखी थी कि वो प्राइस आएगी, और अगर उसके नीचे भी अगर फ़र्ज़ करो ये क्रॉस नहीं होती तो फिर भी हम कम्पीट करवाते मुख्तलिफ पार्टीज़ को, और किसी न किसी पार्टी को हमारी कोशिश होती कि वो प्राइवेटाइज हो जाए। शेख साहब, आप सरमायाकारी का पोर्टफोलियो देखते हैं, यकीनन आपने कहा कि मुख्तलिफ पार्टीज़ को कम्पीट कराने की बात की जा रही थी, तो सिर्फ 3 पार्टीज़ जो हैं वो हमारे सामने मौजूद थी। तो क्या किसी बैरूनी सरमायाकारी को जो है वो वेलकम नहीं कहा गया, या फिर यह है कि कोई आया ही नहीं या कोशिश नहीं की गई? क्या था इसमें सारा सिलसिला? हाँ, देखिए ये वाकई हकीकत है कि बैरूनी सरमायाकार अभी पाकिस्तान में रिलक्टेंट हो रहे हैं, लेकिन ये जो खुशी की खबर है ना, और यह अच्छी मुबारक की बात है, क्योंकि जब लोकल सरमायाकार किसी मार्केट में इंटरेस्ट लेता है तो बैरूनी सरमायाकार ऑटोमेटिकली लेता है। सबसे पहले हमेशा हर मार्केट में लोकल सरमायाकार ने लिए, और यही अच्छा शगुन है। बैरूनी सरमायाकार उसको देख के आता है, क्योंकि उसको उस मार्केट का जो लोकल सरमायाकार को पता होता है, बाहर वाले को नहीं पता होता। उसकी आरिफ हबीब को मैं 50 साल से मेरा तल्लक है, और मैं उनको बड़ा करीबी जानता हूँ कि उन्होंने एक छोटे पैमाने से बिजनेस को बढ़ाते बढ़ाते अपनी मेहनत से और एक्यूमेंट से। अब आपके दोस्त के लिए, आरिफ हबीब साहब के लिए, शेख साहब, ये PIA का जहाज़ उड़ाना कितना बड़ा चैलेंज होगा? क्योंकि PIA की सैकड़ों अरब की तो लाइबिलिटीज़ हैं, जबकि अगर बात की जाए तो 650 अरब रुपए इस वक्त PIA की एक विद होल्डिंग कंपनी में पार्क हैं। तो क्या देख रहे हैं मुस्तकबिल इसका? नहीं, काफ़ी लाइबिलिटी जो है वो गवर्नमेंट ने अपने सर ली हुई है। ये ली है तभी, पहले तो देखिए ना, इसकी बिड पिछली बार जो कराई थी तो 8-9 अरब रुपए सिर्फ इसकी बिड आई थी, तो वो इसलिए कि लाइबिलिटीज़ के ऊपर काफ़ी थी, और यही बेहतर हुआ कि हमने उसकी लाइबिलिटीज़ को कुछ ना कुछ कम किया, उसका बोझ कम किया ताकि लेने वाले के लिए भी आसान हो जाए,
और ये कंपटीशन बहुत अच्छा हुआ है। वो एक ग्रुप देखिए ना, आरिफ हबीब तो एक सामने है एक, लेकिन उनके साथ और एलाइड हैं, उनके अच्छे पाकिस्तान के बिजनेसमैन एलाइड हैं, मिलके कंसोर्शियम है और उन्होंने मिलके ये लिया है। और देखिए उनको तजर्बा तो नहीं है आरिफ हबीब को इन पर्टिकुलर, उसके बाद तो अपना भी एक कोई जहाज़ नहीं है। मैंने एक दिन उससे पूछा कि तो अपना ज़ाती जहाज़ क्यों नहीं ले लेता। अच्छा। दोस्त है मेरा, तो वो कहने लगा कि भाई वो फिजिबल नहीं बनता कि मैं जब चाहूँ मैं किसी फ्लाइट पे चला जाऊँ और अपने लिए जहाज़ रखना, क्योंकि बिजनेस मैन है ना, तो वो बिजनेस का एक्यूमेंट रखते हुए उसने कहा कि फिजिबल नहीं है कि मैं अपने लिए एक जहाज़ रखूँ। हालांकि कई हमारे सरमायाकारों ने अपने ज़ाती जहाज़ रखे हुए हैं, तो ये तजर्बा तो उसको इसका नहीं, लेकिन बिजनेसमैन को तो देखिए ना, उसको तजर्बेकार लोग को उनको कंसल्टेशन हो जाती है, उनको वो अच्छा शेख साहब, उनको तो तजर्बा नहीं है, उनको तजर्बा नहीं है इस बात का, लेकिन आपको तजर्बा है। हम सब ये तजर्बा पहले कर चुके हैं स्टील मिल की सूरत में, और उसके बाद जो है वो तजर्बा हमने कोई इतना उस कामयाब होते हुए नहीं देखा, उनके मुलाजमीन को रुलते हुए देखा, उन मशीनों को जंग लगते हुए देखा। तो आपको क्यों इतना यकीन है कि ये तजर्बा इसकी अब कामयाब हो जाएगा और जो PIA के मुलाजमीन हैं वो रुलेंगे नहीं? देखिए ये जो स्टील मिल का आपने हवाला दिया ना, ये स्टील मिल भी आरिफ हबीब साहब ने अपने उनके ग्रुप ने ख़रीदी थी, ऑक्शन में ली थी, और वो सुप्रीम कोर्ट से कोर्टों से उसको उनकी जो बिड थी उसको रिजेक्ट, उसको मतलब स्टे आ गया और उनको कहा गया कि इतनी सस्ती। हालांकि इसमें लाइबिलिटीज़ होती हैं बहुत, जो ये इस किस्म का बिजनेस होता है तो लाइबिलिटीज़ होती हैं और इतना आसान नहीं है। क्यों आखिर बार की तमाम दुनिया के लिए ओपन था, तो क्यों दुनिया के बाकी लोगों ने इतनी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ली? क्योंकि इतना आसान नहीं है, उनको पाकिस्तान के ऊपर ये एतबार ही नहीं है कि ये ट्रांजैक्शनें पूरी होंगी, कभी फिर कोई कोर्ट मना कर देती है। हमें जब तक अपनी पॉलिसियों में तसलसल रखेंगे, जो इस हुकूमत का एक बड़ा कारनामा है, मैं मुबारकबाद देता हूँ अपने प्राइम मिनिस्टर साहब को, उनकी टीम को, जो उनकी मुइशत की टीम है, जिन्होंने ये कामयाबी से ख़ासकर हमारे नायब डिप्टी वज़ीर आज़म, जो वज़ीर आज़म डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब, वो इस कमेटी को हेड कर रहे थे। उन्होंने तमाम एस्पेक्ट्स को देख के हमें काबीना में यकीन दहानी कराई कि ये बिल्कुल मुनासिब कीमत है जो हमने ऑफर की है। और मुलाजमीन का बताइएगा शेख साहब, उनके बारे में क्या सोचा है? वो बेचारे तो रुल जाएंगे। मुलाजमीन के बारे नहीं, वो मुलाजमीन के बारे में भी देखिए, एक तो जो प्राइवेट को ये लेता है तो उसको ख़ास हदीद होते हैं मुलाजमीन। 1 साल को तो मेरे ख्याल में कोई एश्योरेंस है कि उनको हटाया नहीं जाएगा, और बाद 1 साल के लिए नहीं हटाया जाएगा। एक्सपेंड करेंगे जी, और ख़ास तौर पे जब एक्सपेंड किया जाएगा इसका बिजनेस को, ये एयरलाइन के बिजनेस को, इसमें तो बड़ा स्कोप है। पाकिस्तान 24-25 करोड़ आबादी का मुल्क है, और इतनी ज़्यादा डेस्टिनेशन में अगर हम जहाज़ बढ़े तो इस फिजिबल बिजनेस है। तो ये आज काबीना के इजलास में भी बड़ी लंबी चौड़ी डिस्कशन हुई है इस सारे मामले के ऊपर, और इन खदशात का इजहार भी किया गया है। और आपकी जो एलाई जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो हमेशा से जो है वो निजकारी के ख़िलाफ़ रही है, क्योंकि वो निजकारी तो वक्ती तौर पे हो जाती है, लेकिन उसके जो आफ्टर शॉक्स हैं वो संभाले नहीं जाते फिर हुकूमत से। तो एक तो ये बताइएगा कि क्या पीपल्स पार्टी को एतमाद में लिया गया है? नहीं लिया गया तो आगे मामलात कैसे बढ़ेंगे? वो तो फ्लोर ऑफ द हाउस हमेशा इसकी मुखालफत करते रहे हैं। नहीं, इस मामले पे जो PIA की है, एक वक्त में वो मुखालफत ज़रूर करते थे, लेकिन अब पिछली भी बिडिंग हुई, इस भी हुई, उन्होंने कोई असम्बली में किसी किस्म की कोई मुखालफत नहीं की, और मैं उनको भी अप्रिशिएट करता हूँ उनके रोल को। ये सही बात है, क्योंकि हमारा देखिए ना, हमारे पास कोई अक्सरियत तो नहीं थी कौमी असम्बली में और सेनेट में, तो ये पीपल पार्टी का तावन ही था। देखिए मुल्क के लिए जो चीज़ अच्छी है, यानी आप ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी निजकारी के मामले के ऊपर पूरी तरह से हुकूमत के साथ अलाइन है, उनकी मर्जी से हुआ है सब कुछ? ये जब PIA का जो मामला है, इसमें उन्होंने एतराज़ नहीं किया, बाकी हर निजकारी पे नहीं उनका अभी मैं कुछ कह सकता। ये PIA की निजकारी हुई है, ये उनके नॉलेज में थी, और इसमें उनको कोई क्रिटिसिज्म नहीं आया, तो किसी किस्म की उनकी मुखालफत नहीं थी। और मैं उस बात को उनको क्या किसी लम्हे में मुशावरत की गई? कि वो भी देखिए, मैं ये जब एक चल रहा था, एक प्रोसेस चल रहा था और उनके नॉलेज में था, तो उन्होंने अगर किसी किस्म की तनकीद नहीं की तो एक मुशावरत है। ये मुशावरत तो सबसे की गई ना, यानी मुशावरत इस तरह हुई
कि ये पूरे मुल्क में एक्सपोज थी, ओपन बिडिंग थी, इश्तिहारात दिए गए, तो सब चीज़ अगर किसी की जगह से एक मुखालफत नहीं आई तो इसका मतलब ये है कि वो पीटीआई जो पीपल्स पार्टी है वो तो इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती रही है इसके ऊपर एतराज़ करने के लिए। आप कह रहे हैं कि कोई वो मुखालफत नहीं आई है शेख साहब? नहीं, अभी रिसेंटली कोई, वो पिछली बहुत पुरानी बातें हैं जिसके वो मुखालफत करते रहे, और स्टील मिल के, क्योंकि वो चाहते थे कि मुलाजमीन को ना हटाया जाए, लेकिन ये इसमें तो हमने मुलाजमीन का भी हम समझते हैं कि आरिफ हबीब ग्रुप उसका ख़ास ख्याल रखेगा। चलें, लेट्स होप कि वो ख्याल रखे। ये बताइएगा कि आज काबीना के इजलास में जब ये डिस्कशन हो रही थी और उससे पहले भी जो आप, क्योंकि खुद सरमायाकारी बोर्ड के जो हैं वो सरबराह भी हैं, तो आपके यकीनन ये सारी चीज़ें नॉलेज में होंगी। एक फहरिस्त बन जाती है कि कौन कौन से इदारे जो हैं, स्टेट ओन्ड जो एंटिटीज़ हैं, उनको निजकारी की तरफ लेके जाना है। तो अब अगला नंबर किस इदारे का होगा, और ये भी बताइएगा कि इसके हवाले से क्या फ़ैसला हो चुका है? फैसला तो अभी कोई नहीं हुआ, लेकिन ये ओवरऑल जो IMF की शराइत है इसके ऊपर, हम इस शर्त को पूरा कर रहे हैं, तो यकीनन कोई हमने अपना रोड मैप तो बनाया होगा शेख साहब। नहीं, अभी तक काबीना में कोई ऐसा डिस्कस नहीं किया, लेकिन हमारी हुकूमत की पॉलिसी जो है प्राइवेटाइजेशन के फेवर में है, और हम समझते हैं, देखिए मैं कई प्रोग्रामों में आपके और हर प्रोग्राम में भी ये कहता रहा हूँ कि कोई 5-6 हज़ार अरब रुपए हुकूमत का इन्वेस्ट हुआ है इन जो हुकूमत के पास ये इदारे हैं, और हर साल तकरीबन 850 अरब रुपए का खसारा होता है। वो खसारा आम आदमी के ऊपर टैक्स लग के जाता है, तो क्यों नहीं, देखिए ना, जब वो नहीं संभाल पा रहे, रेलवे है, आप देख रहे हैं कि जो हमारे बिजली के डिस्ट्रीब्यूशन के कारखाने हैं, और हमारी स्टील मिल है, और ये PIA था, तो ये नहीं चल रहे ना बहुत अरसे से, तो निजकारी लाजमी है, उसके बगैर हम अपना कौमी नुकसान करते रहेंगे और बोझ बनते रहेंगे और डेफिसिट होता रहेगा। हमारे जो जितना भी बजट है उसमें रेवेन्यू का डेफिसिट होता रहेगा और नए कर्जे लेते अच्छा शेख साहब, आज आप वहाँ पर मौजूद थे काबीना के इजलास में, तो वहाँ पर वज़ीर आज़म की जानिब से PTI को मुज़ाकरात की मशरूत ऑफ़र भी की गई है। तो ये जो ऑफ़र है, इसका मतलब ये समझा जाए कि पहले हुकूमत इसका तयन करेगी कि उनके कौन से मुतालबात जायज़ हैं और कौन से नाजायज़, क्योंकि जायज़ मुतालबात पूरे करने की जो है वो ऑफ़र की गई है। नहीं जी, मुज़ाकरात में कंडीशन तो नहीं लगानी है, और बग़ैर किसी कंडीशन के ना पहले आके बैठे तो सही ना। जब भी कोई मुज़ाकरात होते हैं उसी में ये चीज़ें तय होती हैं कि क्या चीज़ फीजेबल है, क्या चीज़ एक्सेप्टेबल है या नहीं है। अभी पहले अगर देखिए ना, इंडिया से ज़्यादा हमारा दुश्मन कौन हो सकता है? इंडिया हमारा दुश्मन है, अज़ली दुश्मन है, लेकिन उस पर भी हम बार बार इंडिया को कह रहे हैं कि कश्मीर पे और दूसरे मामलात पे जो डिस्प्यूटेड हैं, आए बैठे और मुज़ाकरात करें। मुज़ाकरात के अलावा कोई हल नहीं है, कभी दुनिया में कोई हल नहीं निकला। आप कह रहे हैं कि शर्तें नहीं होनी चाहिए मुज़ाकरात के अंदर, लेकिन शर्तें तो मौजूद हैं। ये कहा गया है कि अगर इमरान खान माइनस कर दिए जाएं और MQM की तर्ज के ऊपर इमरान खान से अगर लाताल्लुकी कर ले तहरीक इंसाफ, तो फिर उसके साथ मुज़ाकरात हो सकते हैं। ये तो आपके वज़रा ओपनली TV चैनल्स के ऊपर कह रहे हैं। देखिए, हर वज़ीर का अपना कोई ये पार्टी पॉलिसी नहीं है। पार्टी पॉलिसी तो वही होती है जो कैबिनेट में या हमने मिल के तय की हो। हर एक का अपनी अपनी राय होती है, उसकी उनकी राय। मेरी राय ये है कि सियासी मामलात में, ये जो 9 मई का मामला है वो कोर्टों में है, और वो इतना बड़ा ब्लंडर किया है, जिन लोगों ने भी किया है वो तय हो जाएगा, और उसकी तो सज़ाएँ होनी चाहिए, और वो सज़ा के मुस्तहिक हैं। लेकिन बाकी जो सियासी मामलात हैं मुल्क के, जो पॉलिसीज़ हैं, जो उस पर किसी किस्म की कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। बैठ के मामलात तो तहरीक इंसाफ के साथ मेरा ख्याल है कोई नहीं, अब तो सिर्फ मुलाकात का मामला है। खान साहब से मुलाकात करा दें, उनकी फैमिली की, वकीलों की, तो वो कह रहे हैं कि हम ठीक हैं। तो ये कर लें, इसमें मुज़ाकरात कर लें, अगर वो चाहते हैं वो बता दें। लेकिन वो हमारा तो है नहीं, वो तो जेल के सुपरिटेंडेंट और उनका मामला प्रीरोगेटिव होता है ना। अगर किसी बाकी सियासी कैदियों को इस तरह दिए गई है फैसिलिटीज़, तो इनको भी दी जानी चाहिए। अगर किस किस्म की सज़ा याफ्ता कैदियों को दी जाती है, तो ये बैठ के बात हो, हर चीज़ जो है ना, ये तो बैठ के बात हो सकती है। इसमें कोई, मैं नहीं समझता कि कोई लेके अपनी लाइन पहले ही लेके चले तो फिर तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते ना।
लेकिन दोनों साइडों से खुले दिल और दिमाग से मुज़ाकरात की कोशिश, दोनों साइडों से खुले दिल और दिमाग के साथ मुज़ाकरात की कोशिश करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया वफाकी वज़ीर बराए सरमायाकारी। और अब PIA की निजकारी के हवाले से हम हुकूमत की अहम तरीन इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जानेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी रहनुमा और पीपल्स लेबर ब्यूरो के इंचार्ज चौधरी मंजूर अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम। चौधरी साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या PIA की जो निजकारी है उस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एतमाद में लिया गया था? क्योंकि प्रोग्राम के पहले हिस्से में वफाकी वज़ीर कैसर अहमद शेख ने हमें ये बता दिया है कि आपकी जमात को ऑन बोर्ड लिया गया था। नहीं, हमें तो किसी ने नहीं पूछा जी। बिल्कुल नहीं, हमें कोई किसी किस्म का कोई एतमाद में नहीं लिया गया। एक बात। दूसरी बात, देखें, इसके दो हिस्से कर दिए गए थे PIA के। ठीक है। एक PIACL थी, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन कंपनी लिमिटेड, और दूसरा एसेट्स एंड लायबिलिटीज विद होल्डिंग कंपनी बनाकर उसमें रख दी। और उस बनाने के बाद इस वक्त PIA जो थी वो पिछले साल 26 अरब रुपए का महीने का साल का उन्होंने कमाया, सिर्फ 13 जहाजों के साथ। PIA के पास टोटल 30 जहाज हैं, जिसमें से अब 4 और आ गए। और ये उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ जब PIA के लिए इंटरनेशनल रूट्स नहीं खुले थे। आपको याद है वो PTI के दौर में एक मिनिस्टर साहब ने कहा था कि ये जो है वो जाली डिग्री वाला जो इशू था, उसके बाद बंद हो गए थे रूट्स। तो इस वक्त 40% जो है वो सिर्फ अकेला कमाता है, इंग्लैंड आपको देता है, ब्रिटेन इसका। तो उसमें जो है उसको देखने की जरूरत है। एक तरफ वो है, और दूसरी तरफ जो बुनियादी बात है उसको, अगर वो 22 अरब रुपया एक साल का मुनाफा देती है, एक एयरक्राफ्ट, इसका मतलब है 2 अरब रुपया दे रहा था। तो आप 26 अरब रुपया है तो 2 अरब रुपया फी एयरक्राफ्ट दे रहा था जब यूरोप बंद था, इंग्लैंड बंद था, सारा बंद था। तो अगर आप इस वक्त 30 जहाज हैं, 100 अरब के तो वो जहाज ही जहाज हैं, और वो सारे PIA के अपने हैं, लीज पे नहीं है। दूसरी बात जो बुनियादी बात है वो ये है कि उसमें अगर आप जो आज वफाकी काबीना में इसकी मालियत का तखमीना जो है जिसकी के ऊपर बात रखी गई थी, आपको बता रहा हूं, तो वो 100 अरब उन्होंने रुपए अपने तखमीने लगाने हैं, उन्होंने अपने तखमीने लगाने हैं। मैं आपको फैक्ट्स शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। नंबर 1 कि इनके पास 10 अरब रुपए के जो हैं वो हैंकर्स, स्पेयर पार्ट्स और बाकी चीजें हैं। 10 अरब रुपए की बाकी चीजें हैं जो वहां पे हैं, जो इस वक्त जैसे वो जो गाड़ी खींचती है जहाज को, वो देखा आपने, और फिर जब एयर कंडीशन लगाया जाता है, इस किस्म की चीजें जो है वो 10 अरब रुपए की वो है। और उसमें अगर आप गौर करें थोड़ा सा, तो 10 अरब रुपए की वो, और 50 अरब रुपए की इनकी जो 8 बिल्डिंग्स इनके हवाले कर रहे हैं वो हैं। 20 अरब रुपया उनका प्रोविडेंट फंड है जो पड़ा हुआ है। तो ये सारी चीजें हैं जो इस वक्त वो आने हैं, और उसमें अगर आप देखेंगे तो वो सारी चीजें हैं। तो ये सारी चीजें मिलाकर अगर आप इनको गौर करेंगे तो वो 100 अरब रुपया तो वही बन जाता है। 400 गाड़ियां हैं उनके पास, बाकी फिक्सचर और जो सारा फर्नीचर और लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स और बाकी सारी चीजें, तो आप 135 अरब रुपए में बेच रही हैं। और आरफ हबीब साहब जो है वो सामने आई है, इस पर भी रोशनी डालिएगा। और कोई बैरूनी सरमायाकार को किसी को दावत नहीं दी गई, क्या मुद्दा क्या हुआ इसमें? नहीं, वो नहीं आए। वो कौन आता है यहाँ पे जो जिस किस्म की कैफियत है, और इसके खिलाफ मेरा ख्याल है यूनियन जो है वो जाएगी, हर जगह पे जाएगी। यूनियन का राइट है, वो स्टेक होल्डर्स हैं, वो अदालत में भी जाएगी। आरफ हबीब साहब के खिलाफ तो उस वक्त भी एक कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी तक पेंडिंग पड़ी है, उनकी जो पिटीशन के उनके खिलाफ जो फैसला आया था उसकी रिवीजन पड़ी है। तो वो तो वैसे भी नहीं खरीद सकते। खैर, ये तो एक अदालती मामला है, वो उसको देखेंगे, बाद में देखेंगे। लेकिन मैंने आपके सामने हकायक रखे। लेकिन पीपल्स ब्यूरो अब इसके ऊपर क्या सोच रहा है? मुलाजमीन की जो यूनियन है वो क्या सोच रही है? 270 अरब रुपए कहते हैं जायदाद है, टोटल एसेट्स हैं, जबकि वो 2000 अरब पैसे 19 ममालिक के अंदर तो PIA की है वहां पे जो है वो सारी। तो अब मुलाजमीन क्या सोच रहे हैं? क्योंकि मुलाजमीन के मुस्तकबिल जो है वो दांव पर भी कर रहे हैं, वो कोर्ट में भी जाएंगे, वो कमेटियों में भी जाएंगे, और सारा ये जो कुछ हुआ है उसको आश्कार करेंगे। तो एहतजाज वगैरह देखेंगे हम आने वाले दिनों में? जी बिल्कुल बिल्कुल।
अच्छा, ये भी बताइएगा कि इस वक्त जो मजमूई तौर पर हम सूरत हाल देख रहे हैं, इससे पहले भी जब जब निजकारी होती रही है, तो चाहे आप स्टील मिल की निजकारी को ले लें, उस वक्त भी आरिफ हबीब ग्रुप का जो है वो एक बड़ा नाम आया था, और अब जो है वो इसके अलावा एमसीबी की हालिया एक एग्जांपल हमारे पास मौजूद है, उसकी भी निजकारी की गई थी। तो स्टेट ओन एंटिटीज़ की निजकारी का अमल जो है वो IMF का एक डिमांड भी है कि ये होना चाहिए, उनकी तरफ से एक शर्त भी है। तो अब आने वाले में दिनों में आप क्या देख रहे हैं कि ये अनफोल्ड होंगी मजीद भी चीज़ें? देखिए, कोई घर जो है वो अपने बर्तन बेचकर तो घर नहीं चलाया जा सकता। आज आपने बेच लिया, कल क्या बेचेंगे आप? तो ये एक पॉलिसी के तौर पर जो नून लीग है उसकी एक पॉलिसी है, वो पहले भी करते रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी जो है इसके ऊपर क्या इसका रद्द-ए-अमल होगा, क्या खामोश हो जाएगी? देखिए, आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए आ सकते हैं, उस पे आ सकते हैं। तो प्राइवेट पार्टनरशिप तो आ गई ना, और 25% शेयर तो वैसे ही हुकूमत के पास है। प्राइवेट पार्टनरशिप का मतलब ये है कि वो लोग इन्वेस्टमेंट करें, वो जहाज लेकर दे दें और अपना प्रॉफिट ले लें। मैंने कहा 2 अरब रुपया जहाज कमा रहा है, तो वो आप बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, पीपल्स पार्टी जो है वो हमेशा निजकारी के खिलाफ रही है मुख्तलिफ इदारों के, लेकिन पीपल्स पार्टी ने बड़ी खामोशी रखी। ऐवान के अंदर भी हमें कोई PIA के ऊपर कोई बड़ा एहतजाज नहीं दिखाई दिया, कोई बड़ा ये लेकर ही नहीं आए। हालांकि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए है, ऐवान के अंदर लाना चाहिए था, लेकर ही नहीं आए। तो किसी इसमें कोई कमेटियों एतराज में भी तो तो अभी नहीं आया? जाएगी ना, अभी जाएगा तो इस पे बात करेगी पीपल्स पार्टी। नहीं, लेकिन उससे बिफोर टाइम आप लोगों से एलाइज हैं आप लोग, तो आप लोग क्या डिमांड नहीं करते कि हमसे मुशावरत करें, इतने बड़ा काम हो रहा है? कोई अचानक अंधेरे में तो नहीं हो गया? जहाँ पे उनको जरूरत होती है वहां पे मुशावरत करते हैं, जहाँ पे नहीं होती वहां पे वो अपनी मर्जी कर लेते हैं। तो पीपल्स पार्टी की क्या मजबूरी है कि वो मुशावरत नहीं भी करते तो वो साथ चलने के लिए तैयार है पीपल्स पार्टी? नहीं, बिल्कुल साथ खामोशी जिन से चल रही है। जिन इश्यूज पे वो बात करते हैं, हम सारे 100% तो एग्री नहीं करते उनके एजेंडे के साथ। हमारा एजेंडा डिफरेंट है, उनका एजेंडा, हमारा मंशूर डिफरेंट है, उनका डिफरेंट। बहुत शुक्रिया, चौधरी मंजूर साहब हमारे साथ मौजूद थे। और चौधरी साहब ने एक तो ये है कि जो हुकूमती ये दावा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो है वो एतमाद में लिया गया था, मुशावरत की गई थी, तो इसको बड़ी सख्ती से तरदीद की है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और इसके बाद जो मुलाजमीन का मुस्तकबिल है, इस हवाले से जो है वो अभी पार्टी पॉलिसी भी आनी है, और मुलाजमीन खुद भी जो है इसके ऊपर एक्शन लेंगे, एहतजाज भी करेंगे, अदालतों में भी जाएंगे। इस हवाले से बड़ा कैटेगोरिकली उन्होंने कह दिया है। यहाँ प्रोग्राम का वक्त खत्म हो ही जाता है, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।